वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि तमाम लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें, हर परेशानी से अल्लाह ताला महफूज फरमाएँ। चलिए शुरू करता हूँ मुहिउद्दीन नवाब का नावल मुक़द्दर का पार्ट 6। बेगम आफ्ताब मुँह फैलाकर बेडरूम पर आई, फिर दूसरी तरफ मुँह फेर कर लेट गई। ज़ीशान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा सर से पाँव तक अपना जायज़ा ले रहा था। इस्मा ने पूछा, क्या इतनी रात कोई बन संवर कर जाना बहुत ज़रूरी है? ज़ीशान ने पलट कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मर्द सलीके से लिबास पहन ले तो ये भी बीवी को बुरा लगता है। फ़ौरन शुबा होता है कि पता नहीं कहाँ रात रंगीन करने जा रहा है। क्या शुबा नहीं करना चाहिए? अभी तो आप ड्यूटी से आए हैं, वर्दी उतार कर ये लिबास पहन लिया है। हमारी ड्यूटी ऐसी ही है कि हम सारे लिबास में भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। फिर ये तो हमारी अपनी ही घर का मामला है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आईनी को तलाश ना करूं, इसे दुश्मनों के रहम करम पर छोड़ दूं? वो बोली, इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। वो आप कर चुके, इसकी तस्वीरें तमाम थानों में पहुंचा चुके हैं। कितने ही सिपाही इसे तलाश करते फिर रहे हैं। ऐसे में आपका जाना ज़रूरी तो नहीं? वो लिबास पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोला, बहुत ज़रूरी है। वो मेरी कज़न है, मेरी चचा की बेटी है। आज कहीं जाने के लिए आईने का बहाना मिल गया है, वरना आप तो रोज़ ही रात के 2-3 बजे वापस आते हैं। वो अपने कफ दुरुस्त करते हुए बोला, मैं किसी सरकारी दफ्तर पे काम नहीं करता जो सुबह जाऊं और शाम 5 बजे वापस आ जाऊं। पुलिस ड्यूटी ऐसी ही होती है, कोई ना कोई वारदात हो जाती है और हमारी मसरूफियात बढ़ जाती है। फिर वो अस्मा के करीब आकर इसे बाजुओं में भरते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में शक और शुबहात क्यों जन्म लेते हैं? तुम यही सोचती हो कि मैं औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लूँगा? वो इसके बालों में उंगलियाँ फेरते हुए बोली, आपकी मम्मी तो यही चाहती हैं। डंके की चोट पर कहती रहती हैं कि जल्दी दूसरी बहू ले आएंगी तो इससे पोती पोते पैदा होंगे, इसके घर में फूल खिलेंगे। मम्मी तो कहती रहती हैं, मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ये तो तुम भी देखती हो कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। ये अपने दिल में झांक कर अपनी धड़कनों से पूछो। वो इस बात पर नखरे करती थी कि ज़ीशान इसे दिलो जान से चाहता है, इसका दीवाना है, फिर भी ना जाने क्यों दिल को क्यों धड़का सा लगा रहता है कि किसी वक्त भी इसका ये महबूब शौहर बहक सकता है, भटक सकता है। इसे बहकाने वाली इसकी अपनी माँ थी, और फिर बाहर न जाने कैसी कैसी मौजूद हसीनाएँ होंगी। ऐसे में शौहर को अपने आंचल से बांध कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इसके बाजू में क़ैद हो गई थी, सर उठाकर कुछ कहना चाहती थी। इससे पहले ही ज़ीशान ने चुप की मोहर लगा दी। आईनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे के अंदर फायर हुआ था और इसने यही समझा था कि वो शिकारी से गोली मार रहा है, लेकिन वो ज़िंदा सलामत थी। गोली इसे नहीं लगी थी और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली आई थी। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अंधेरे के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने आगे बढ़कर दोनों हाथ टटोलने के अंदाज में फैलाए, फिर संभल कर चलने लगी। कमरे के बाहर बरामदा था। इसे याद आया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। वो दोनों हाथ फैलाए आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही वक्त एक सुतून से टकरा गई। इसने संभल कर एक कदम आगे बढ़ाया तो यूँ लगा जैसे फर्श आधा फीट है, और फ़ौरन ही समझ गई कि जीना आ गया है। वो नाप तोल कर कदम उठाने लगी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंगन में पहुंचकर उसने याद किया कि वो मेन गेट में दाखिल होकर नाकी सीध में सीधे ही चलते थे और कमरे में पहुंचे थे। वो फिर संभल कर चलने लगी। आंगन उबूर करके गेट से बाहर निकल गई। इसने दीदे फाड़ कर इधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
اس نے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے بعد دوسرا گھر اچھے خاصے فیصلے پر بنا ہوا ہے۔ خاصی آوازیں سن کر اب تک وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس کی شاید یہ ہو کہ وہ اسمگلر کا گھر تھا، اور ہو سکتا ہے ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہوں۔ اس بار پہلے جیسی تاریکی نہیں تھی، پہلے ستاروں کی روشنی تھی، اب چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں وہ کچھ دیکھ سکتی تھی۔ راستہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ وہ بہت جلد اس شکاری کی گرفت سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی اسے آگے کا گھر کا راستہ ملے گا یا نہیں۔ وہ دور دور تک مکانات میں کسی دروازے پر دستک نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سمجھا رہی تھی کہ وہ جو لوگ فائرنگ کی آواز سن کر نہیں آئے ہیں وہ اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ ایسا کرنا ممکن تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے اپنی سلامتی کی دعا مانگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد رک گئی۔ ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک ٹیکسی ہے۔ پتہ نہیں کتنی رات گزر چکی تھی۔ کیفے کے باہر کئی نوجوان کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، اور کیفے والا اپنی سروس کر رہا تھا۔ اس جوان نے ٹیکسی کے پاس اینی کو دیکھا، حیرت سے سوچنے لگا، اتنی رات گئے ایک تنہا لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ چائے کے پیسے دے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا، پھر بولا، یس میڈم، یس، ارے یہ کیا کر رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں شام سے بھٹک رہی ہوں، نہ جانے دشمن مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے گھر تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، کیا تم مجھ پر مہربانی کرو گے، مجھے گھر تک پہنچا دو گے پلیز؟ اس نوجوان نے دور تک نظریں دوڑائی، پھر پوچھا، کہاں ہے تمہارے دشمن؟ یہاں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنے آنچل سے آنسو کو پوچھتی ہوئی بولی، خدا کا شکر ہے، میرا پیچھا کرنے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور میں آگے نکل جاتی ہوں، لیکن پھر کسی نئی مصیبت میں پھنس جاتی ہوں۔ میں تمہاری ٹیکسی میں بیٹھ کر جاؤں گی تو کیا تم بھی میرے لیے مصیبت بن جاؤ گے؟ وہ آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، میڈم 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تم اس وقت مصیبت میں ہو، یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، لہذا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ یہاں کب تک بھٹکتی رہو گی، بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک نظر اس نوجوان پر ڈالی، پھر اللہ کا نام لے کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر اسٹیئرنگ میں بیٹھ گیا، پھر ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اندیشوں میں گھری ہوئی تھی، دروازے سے لگی سمٹی بیٹھی تھی۔ شام سے اب تک کئی ٹھوکریں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور کی جگہ اچانک دشمنی پر اتر آئے گا تو وہ دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دے گی۔ وہ کبھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور کبھی کن آنکھوں سے ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی۔ باہر چاندنی سفید دھند کی طرح دھندلی دکھائی دے رہی تھی، اور اس دھند میں اسے قریب سے گزرتے ہوئے درخت سائے سے دکھائی دے رہے تھے۔ اندر ٹیکسی کے ننھے سے بلب میں ڈرائیور بھی دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ فاصلہ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر عقب نما آئینے کا زاویہ بدل رہا تھا۔ پھر ڈرائیور نے آئینے میں اینی کو دیکھ کر کہا، تم اس طرح سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ ذرا کھل کر آرام سے بیٹھو۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں تمہاری حالت کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ تم خوفزدہ ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہاں پہنچا کر تمہاری جان آئے گی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے جناح ہسپتال پہنچا دو۔ وہ جانتی تھی کہ عروج اس کے تلاش میں بھٹکتے رہنے کے بعد ناکام ہو کر ہسپتال کے کوارٹر میں گئی ہوگی۔ وہ اکثر شام کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ وہ کوارٹر اس کے نام الاٹ کیا گیا تھا۔ اینی کبھی کبھی وہاں آ کر اس سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ وہ عروج کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اور اسے یقین تھا وہ اس وقت بھی ہسپتال کے اسی کوارٹر میں ہوگی۔ ڈرائیور نے کہا، میں کبھی دن کے وقت اور رات کے وقت ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میری گاڑی میں طرح طرح کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں ہر طرح کے تجربات سے واقف رہتا ہوں۔ آج پہلی بار
तुम्हारे जैसी खूबसूरत तन्हा लड़की इस वीरान इलाके में देख रहा हूँ। वहाँ एक मकान एक स्मगलर का भी रहता है। ऐनी ने चौंक कर इसे देखा। इसकी सूरत नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ इसकी पुश्त और इसका सर हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसने सहम कर पूछा, क्या तुम इस स्मगलर को जानते हो? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं इस शहर के छटे हुए बदमाशों को भी अच्छी तरह जानता हूँ, इन शरीफ लोगों को भी, जो रात की तारीकी में छुप कर गुनाहों की पुश्तों में जा छुपते हैं। तुम अपनी सुनाओ, इस इलाके में क्या कर रही थी? वह गहरी सांस लेकर बोली, मेरा बिगड़ा मुकद्दर मुझे वहाँ ले गया था, और फिर इसी मुकद्दर ने मुझे इस स्मगलर से बचाकर यहाँ तुम्हारी टैक्सी तक पहुँचा दिया। ड्राइवर ने चौंक कर पूछा, तुम स्मगलर के हत्थे कैसे चढ़ गई? वो एक अजनबी ड्राइवर को तमाम तफसीलात नहीं बताना चाहती थी। वो नागवारी से बोली, तुम कोई पुलिस अफसर तो नहीं हो? बेजा बातें ना करो, खामोशी से ड्राइविंग करते रहो। इंसान खामोश रहे तो इसके दिमाग में शैतान घुस जाता है और इससे भड़काता रहता है। तुम खामोश रहोगी तो मैं ही समझूंगा कि तुम कोई गलत लड़की हो। इस शहर में तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां भड़कती रहती हैं। वो सख्त लहजे में बोली, यू शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मैं कैसी हूँ ये मेरा खुदा जानता है। तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश नहीं करूँगी। इसने एक झटके से टैक्सी रोक दी। इसने सहम कर देखा, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है? वो खामोश रहा। वो बोली, गाड़ी चलाओ वरना मैं चीखने चिल्लाने लगूंगी। इस चीखने की हसरत करके देख लो, एक तरफ से हटते हुए दूसरी तरफ वीरान इलाका है, समंदर की लहरें हैं, तुम्हारी चीखें वापस चली जाएंगी। खिड़की से चांदनी में सीधा धुंधलाई दे रही थी। इन्हें ध्यान नहीं दिया था, टैक्सी किसी रास्ते पर जा रही थी। अब इसने बगौर देखा तो समंदर की लहरों का शोर पैदा हो रहा था। परेशान होकर बोली, तुम इस वीराने रास्ते पर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरी टैक्सी में तरह तरह के लोग बैठते हैं और मैं मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल करता रहता हूँ। बार बार मेरे भी अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा है कि तुम इस वीराने में कहाँ से आई हो। खुद को शरीफ ज़ादी कहती हो तो इसके बदनाम इलाके में इतनी रात क्या कर रही हो? वो एकदम से रो पड़ी, फिर बोली, या खुदा, मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी ये सज़ा मिल रही है? जहाँ जाती हूँ दुश्मन ही दुश्मन मिलते हैं। इसने सर घुमाकर ऐनी को देखा, फिर कहा, कभी कभी इंसान अपने अमल से दूसरों को दुश्मन बना लेता है, जैसा कि तुम मुझे बना रही हो, जबकि मैं दोस्त बनकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर पहुंचाना चाहते हो तो यहाँ क्यों रुक गए हो? गाड़ी चलाओ। चलाऊंगा, पहले अपने बारे में मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्या धंधा करती हो? एकदम फिर बिपर गई, हलक फाड़ कर चीखते हुए बोली, बकवास ना करो, तुम सोचे समझे बगैर धंधा जैसा घटिया लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पास माल व ज़र की कमी नहीं है। मैं अभी अभी घर पहुँचकर तुम्हें लाखों रुपए दे सकती हूँ। खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुँचा दो। अभी तो तुम अस्पताल जाने की बात कर रही थी। वो उलझ कर बोली, मैं क्या करूँ? तुम्हें बड़ी रकम देने के लिए मुझे घर जाना होगा, वरना मैं तो अपनी सहेली के पास अस्पताल ही जाना चाहती थी। तुम इतनी बातें कर रही हो मगर ये नहीं बता रही हो इस वीराने में क्यों पहुंची हुई थी, किसके साथ गई थी? कोई तुम्हारे लिए गया था तो क्यों ले गया था, और अगर तन्ना गई थी तो क्यों गई थी? इसने सोचती हुई नज़रों से ड्राइवर को देखा, फिर कहा, तुम्हारे सब सवालों का एक ही जवाब है कि मैं अंधी हूँ, अच्छी तरह देख नहीं पाती। यही मेरी बदनसीबी है जो शाम से अब तक मुझे भटका रही है। इसने हैरत से ऐनी को देखा, फिर बेयकीनी से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम अंधी हो? वो इस बात में सर हिलाकर अफसरदगी से बोली, हाँ, तकदीर ने मुझे तकरीबन अंधी हूँ। इस वक्त तुम मुझे धुंधले से दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारा चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रही हूँ। ताजुब है, तुम मुझे अंधी नहीं लग रही हो। क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? अगर तुम मेरे बारे में इत्मीनान करना चाहते हो तो गाड़ी आगे बढ़ाओ, फिर किसी पीसीओ के सामने रोको। टेलीफोन के ज़रिए अपने बुज़ुर्गों से बातें करूँगी, तुम भी इनसे बातें करोगी, तब तुम्हें यकीन होगा अपने बारे में सच बोल रही हूँ। ड्राइवर ने टटोलती हुई नज़रों से देखा, मैं गाड़ी चलाऊँगा मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हारी तमाम शराइत पूरी कर दूँगी। खुदा के वास्ते यहाँ से ले चलो। इसने टैक्सी स्टार्ट की, फिर इसे आगे बढ़ा दिया। बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ऐनी ने नागवारी से कहा, XYZ, कुछ भी होगा समझ लो।
नाम पूछना ज़रूरी है, मैं फिर गाड़ी रोक दूँगा। वो बेबसी से बोली, धमकियाँ ना दो, मेरा नाम ऐनी है। आधा नाम ना बताओ, मेरा पूरा नाम खुरतल ऐन है और मेरा नाम सलामत पाशा है। सब मुझे पाशा जी कहते हैं। तुम्हारा नाम सलामत पाशा है, मुझे सलामती से घर पहुंचा दो प्लीज़। फजूल बातें करके मुझे परेशान ना करो, घर पहुंचते ही मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। वो एक ज़रा बेपरवाही से बोला, यकीन तो नहीं आता कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे। बहरहाल जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। वो कैसे पहुँचा सकता था? ये तो मुक़द्दर पहुँचाता है, और मुक़द्दर ना चाहते तो कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। रोज़ सुबह ड्यूटी पर जाने वाले यकीन से कहते हैं कि शाम को घर लौट आएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कभी ऐसी रुकावट सामने आ जाती है कि वो अपने इरादे के मुताबिक सही वक्त पर घर नहीं पहुंच पाता। या तो अस्पताल पहुंच जाता है या फिर आखिरी काल कोठरी इसका मुक़द्दर बन जाती है। मैं दुर्दाना बेगम के बेटे जवाद हाशमी के पास आ गया। इसके हाथ की लकीर कह रही थी कि मैं इसे ऐनी तक पहुंचा दूं। वो कार ड्राइविंग करता हुआ इस रास्ते से गुज़र रहा था। वो टैक्सी इसी से ज़रा आगे जा रही थी। जवाद तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करता हुआ इसे ओवरटेक करने लगा। टैक्सी की पिछली सीट पर एक लड़की दिखाई दे रही थी। जब लड़की का सिर्फ खाका दिखाई दे तो इसकी सूरत देखने को दिल चाहने लगता है। सूरत नज़र आ जाए तो सर से पाँव तक जायज़ा लेने को जी चाहता है। इसने ओवरटेक करते वक्त सर घुमाकर टैक्सी में झांका तो एकदम से चौंक गया। फिर विंड स्क्रीन के पार देखकर सोचने लगा, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? टैक्सी पीछे रह गई थी और धीरे धीरे इसके बराबर आ रही थी। इसने फिर सर घुमाकर टैक्सी की पिछली सीट की तरफ देखा तो वाकई वहाँ ऐनी बैठी हुई थी। इसने खिड़की से हाथ निकाल कर इसे लहराते हुए ड्राइवर से कहा, टैक्सी रोको, टैक्सी रोको। इसने अपनी कार की रफ्तार तेज़ की, फिर ज़रा आगे जाकर टैक्सी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। पाशा जानी ने फ़ौरन ही ब्रेक लगाई, फिर खिड़की से बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है, क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो, कौन हो तुम? जवाद कार से उतरकर तेज़ी से चलता हुआ टैक्सी की पिछली सीट की तरफ आया, फिर कड़क कर खिड़की पर झुक कर बोला, ऐनी तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तलाश में ना जाने कहाँ भटक रहे हैं। पाशा जानी ने इन दोनों को देखा, फिर पूछा, ऐनी ये तुम्हारा नाम ले रहे हैं, यानी ये तुम्हें जानता है, क्या तुम इसे पहचानती हो? ऐनी खिड़की से ज़रा दूर हट गई थी। जवाद को देखकर इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं जानती। जवाद पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे साथ चलो। पाशा जानी फ़ौरन ही अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, फिर बोला, बड़े भाई ज़रा आराम से, ये मेरी टैक्सी है, तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं। जवाद ने भुन्ना कर कहा, खबरदार बाप का नाम ना लेना। वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों ना लूँ, क्या तुम्हारे बाप का नाम शर्मनाक है? जवाद ने घूर कर इसे देखा, फिर ऐनी से कहा, ये तुम क्या तमाशे कर रही हो, मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? फिर वो सर घुमाकर पाशा जानी से बोली, क्या तुम नहीं जानते कि ये तकरीबन अंधी है, इसे बहुत ही धुंधला सा दिखाई देता है, ये चेहरों को नहीं पहचानती है। वो फिर ऐनी को मुखातिब करते हुए बोला, बेशक मैं तुम्हें धुंधला सा दिखाई नज़र आ रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, लेकिन मेरी आवाज़ को तो पहचान रही हो? वो सीट पर पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, हाँ पहचान रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। पाशा जानी ने जवाद के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, बड़े भाई सुन लिया तुमने, ये लड़की क्या कह रही है, अब तुम अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से जाओ। जवाद हाशमी ने सोचती हुई नज़रों से ऐनी को देखा। वो गुम होने के बाद मुक़द्दर इसके हाथ आ रही थी और वो ये मौका खोना नहीं चाहता था। इसने पाशा के हाथ को थाम कर कहा, मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। हाँ फरमाओ। यहाँ नहीं, मेरी कार की तरफ चलो। ठीक है आओ। वो जवाद के साथ चलता हुआ कार की अगली सीट की तरफ आया। जवाद ने कहा, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि इसे नज़र नहीं आता, इसके अलावा ये एबनॉर्मल भी है, इसका दिमाग ज़रा खिसका हुआ है, मैं इसे बाहिफाजत घर ले जाना चाहता हूँ। मैं भी इसे हिफाजत से घर पहुँचाने जा रहा हूँ। जवाद ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, खिड़की के अंदर हाथ डालो और डैशबोर्ड का खाना खोलो, मैं तुम्हारा मुक़द्दर संवारना चाहता हूँ। वो तंदी अंदाज में बोला, अच्छा तो मैं डैशबोर्ड का खाना खोलूँगा
तो क्या मेरा नाम लॉटरी निकलेगी? जवाद ने कहा, हाँ यही समझो। पाशा जानी ने कुछ सोचा, फिर खिड़की के अंदर हाथ डालकर डैशबोर्ड के खाने को खोला तो ठिठक गया। वहाँ बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। इसने दीदे फाड़ कर इन गड्डियों को देखा, फिर कहा, अरे वाह, यहाँ तो खारून का खजाना छुपा हुआ है। ये कहकर जवाद की तरफ पलटा तो एकदम से चौंक गया। जवाद के हाथ में रिवॉल्वर था। वो बड़े सफाकी से कह रहा था, मैं खून खराबा और शोर शराबे को पसंद नहीं करता। अगर बात बढ़ाओगे तो ये रकम तुम्हें नहीं मिलेगी और वो लड़की मेरे हाथ नहीं आएगी। इस तरह दोनों नुकसान में रहेंगे। बोलो, मौत चाहते हो या दौलत? वो हंसते हुए बोला, मैं क्या पागल का बच्चा हूँ जो दौलत को छोड़कर मौत को गले लगाऊंगा? बड़े भाई, रिवॉल्वर को जेब में रख लो और मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कितनी रकम ले सकता हूँ। ये 1 लाख की गड्डियाँ हैं, बस एक गड्डी उठा लो। मामला तय हो गए। इन दोनों ने आईनी के मुकद्दर का फैसला कर दिया। वह मुकद्दर मैं हूँ और फैसला वो कर रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं एक बाजीगर हूँ, दौलत भी हूँ और दुश्मन भी हूँ। ऐ लोगों, तुम्हारे साथ जन्म लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही मर जाता हूँ। मैं मुकद्दर हूँ, एक बाजीगर हूँ। आप बड़ी मेहरबान हो रही थी, अपने सियाह आंचल में गुनाहों को और जराइम को छुपा लेती है। वो दोनों भी एक जुर्म के सिलसिले में साजबाज कर रहे थे। इनसे ज़रा दूर टैक्सी के पिछली सीट पर आईनी बैठी हुई थी। हेडलाइंस की रोशनी में वो दोनों धुंधले से दिखाई दे रहे थे। वो इतनी दूर से नहीं देख सकती थी कि जवाद हाशमी के हाथ में रिवॉल्वर है और वो रिवॉल्वर के बल पर पाशा जानी से आईनी का सौदा कर चुका है और अब वो ड्राइवर इस जवाद के हवाले करके जाने वाला है। वो सड़क दूर तक वीरान थी। कभी कभी एक आधा गाड़ी इनके करीब से गुजरती थी, लेकिन तेज़ रफ्तारी से जाने वाले इन्हें ये नहीं देख पाते थे कि एक हाथ में रिवॉल्वर है और दूसरा नोटों को देखकर अपना ईमान खो रहा है। जवाद हाशमी ने इससे कहा, वीरा, देर ना करो, डैशबोर्ड के खाने से एक गड्डी उठाओ, फिर मैं आईनी को गन पॉइंट पर रखकर अपनी गाड़ी में ले आऊँगा। पाशा जानी ने खिड़की के अंदर हाथ डालकर डैशबोर्ड के खाने से एक गड्डी उठानी चाहिए तो दूसरी गड्डियाँ नीचे गिर पड़ी। वो बोला, सॉरी बड़े भाई, मैं अभी इन्हें उठा कर रखता हूँ। इन्हें सीट के नीचे से उठाने के लिए दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था। इसने दरवाजे को एक ज़ोर झटके से इस तरह खोला कि वो खुलते ही जवाद से जा टकराया। वो इस अचानक आफत के लिए तैयार ना था। एकदम से डगमगाता हुआ पीछे की तरफ गया। दूसरे हिले में इसके हाथ पर एक लात पड़ी। रिवॉल्वर छूटकर फजा में उछला। फिर इससे पहले कि वो रिवॉल्वर पर ज़मीन तक आता, पाशा ने एक खलांज भरकर फौरन ही इसे कैच कर लिया। जवाद इसकी तरह फिर फुर्तीला नहीं था। कार के दरवाजे से टकराता हुआ बोनट की तरफ आया था। फिर इसने पलट कर देखा तो बाजी पलट चुकी थी। इसका रिवॉल्वर अब इस ड्राइवर के हाथ में दिखाई दे रहा था। पाशा ने पूछा, क्या ख्याल है बड़े भाई? जवाद सहम कर थूक निकलते हुए इस रिवॉल्वर की तरफ देखने लगा। फिर बोला, इसे सामने से हटाओ, गोली चल जाएगी। मुझ पर भी गोली चल सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे रहम की भीख नहीं मांगी थी। इसने दूर टैक्सी के पिछली सीट पर बैठी हुई आईनी की तरफ देखा, फिर कहा, देखो, शायद सौदा तय कर लो, 1 लाख के बजाय 2 लाख ले लो। वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा। जब हथियार मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, तो लड़की भी मेरी है और तुम्हारी सारी दौलत भी मेरी है। तुम मुझे क्या दोगे? अब तो ये सब कुछ मेरा है। वो बोला, देखो, मुझसे दुश्मनी ना करो। तुम नहीं जानते कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है और तुम ये भूल रहे हो कि इसी रिवॉल्वर से चलने वाली एक गोली तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा देगी। आईनी आगे की तरफ झुककर आंखें फाड़ कर विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। इसने परेशान होकर सोचा, पता नहीं ये दोनों क्या साजिश कर रहे हैं। काश मेरी आंखें ठीक हो जाती तो मैं इस वीरान इलाके में किसी जगह जाकर छुप जाती। इसे स्मगलर ने ऐसा खौफजदा किया है कि अब तन्हा वीरान रास्तों पर भटकने का सोच कर ही झिझरी सी आ रही है। या खुदा मेरी मदद फरमा। वो देख रही थी, इनमें से एक औलाद दरवाजे से
टकरा कर पीछे की तरफ गया था और दूसरा वाला एकदम से उछल पड़ा था जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच कर रहा हो। एनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले इसने अपने ड्राइवर को 3 गुंडों से लड़ते झगड़ते देखा था। इसे वही मंजर याद आने लगा। इसने घबरा कर सोचा, दूर दूर तक वीराना था। समंदर की लहरों के अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो चाहते हुए भी टैक्सी से ना उतर सकी। दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयतों का वर्क करने लगी। पाशा जानी जव्वाद से कहा, तुमने रिवाल्वर से मेरा निशाना लिया था। अब पूछा था कि मैं मौत चाहता हूँ या दौलत। तुम अच्छी तरह जानते थे मैं अपनी जान बचाने के लिए दौलत को तरजीह दूंगा, मगर ये नहीं जानते थे कि हमारी दुनिया में सब बेईमान और लालची नहीं होते। अगर मुझे हराम कमाने की लत होती तो मैं 1 लाख रुपए लेकर फ़ौरन ही लड़की को तुम्हारे हवाले कर देता। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो, मौत चाहते हो या अपनी सलामती? मैं मुक़द्दर हूँ। वाह, मैं मुक़द्दर हूँ और फ़ैसले करने वाला हूँ। मैं दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी हूँ। ऐ लोगों, तुम्हारे साथ जन्म लेता हूँ, तुम्हारे ही साथ मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ, एक बाजीगर हूँ। मुक़द्दर हूँ, एक बाजीगर हूँ। पार्ट नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 7 इसके बाद में अपलोड करूँगा। आप लोग से गुजारिश है कि ये बहुत बेहतरीन नावल है और शायद आपको पसंद भी आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें दुनिया भर के तमाम अच्छे बुरे लोग जो भी अपने अपने हिसाब से चालें चलते हैं, साजिशें करते हैं, आपको इसका भी पता चलेगा कि आपके अतराफ़ में जो है सामने कुछ है और पीछे कुछ है। हम जो हमारे दोस्त हमारे खैर ख्वाह बोल देते हैं, हम उसको यकीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए आपसे झूठ बोलते हैं और हमको यकीन हो जाता है जो हमसे दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमसे कहा जा रहा है वही सच है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम जो भी तकलीफ़ें आती है, जो भी नाइतफाकियाँ होते हैं, हमें उसे दूर करना चाहिए और सामने एक दूसरे के बैठ के अपने तकलीफ़ात दूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जो है सो आगे चल के पछतावा हो कि हम तो इनकी बात उनकी बात सुनाई बातों में आके हमने गलत फ़ैसले ले लिए। आपसे गुजारिश है कि इस नावल को सिर्फ़ टाइम पास के लिए नहीं, इसके लिए कुछ सबक भी है इसके अंदर। आपके लिए बहुत सारी जानकारी है। मोहद्दीन नवाब साहब ने अपनी ज़िंदगी भर का जो बहुत सारे नावल्स हैं मेरे पास, शायद मुझे टाइम मिला तो बहुत सारे नावल हैं, बहुत अच्छे अच्छे नावल हैं जो सबक आमूज़ नावल हैं। एक नावल है, कोशिश कर रहा हूँ, 12 बहारें बोल के एक नावल है। पता नहीं मेरे को नावल का आइडिया नहीं है कि उसका उन्वान क्या है। कोशिश कर रहा हूँ। वो बहुत बेहतरीन नावल है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान, जो माँ बाप पालते हैं बच्चों को, जो उनसे तवक्कात रखते हैं वो भी उनके काम आए, तो उसके बारे में बहुत बेहतरीन है। जो बाहर जाते हैं, बाहर जाके मेहनत करते हैं, जो तकलीफ़ उठाते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मोहिउद्दीन नवाब का ये मुक़द्दर के बाद में एक बेहतरीन नावल वो कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाए वो नावल। अगर किसी को पता है उस नावल का नाम, तो मेरी गुजारिश है कि वो मियाँ बीवी से कहता है, शौहर बीवी से कहता है अपनी बेगम से कि आईने में देखकर कि ये मेरी 12 बहारें हैं जो चली गई हैं, सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये नावल आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। ये पार्ट 6 ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह पार्ट 7 शुरू करने वाला हूँ।